मिडल ईस्ट में एक ऐसा एरिया मौजूद है जिसके लिए पिछली एक सदी से वो लड़ाई जारी है, लेकिन इसकी जड़ें वो हज़ारों साल पुरानी हैं। दुनिया के तीन बड़े मज़ाहिब इस्लाम, यहूदी और ईसाई, ये तीनों के लिए ही एरिया काफ़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सदियों की इस लड़ाई को आखिर क्यों अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के मोस्ट हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट यानी कि इसराइल फ़लस्तीन के कन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि बेसिकली क्या रीज़न है कि इतने अरसे के बावजूद भी ये लड़ाई क्यों ख़त्म नहीं हो रही। 19वीं सदी के वस्त तक यहूदी पूरी दुनिया में मुकीम थे, लेकिन उनके पास कोई अलग वतन नहीं था जिसकी वजह से वो अपने आप को आज़ाद कहला सकें। इसीलिए 1870s के दौर में कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने इस आइडिया को प्रोपेगेट किया कि यहूदियों को रहने के लिए अपने अलग वतन की ज़रूरत है। इसीलिए 1881 में बहुत सारे यहूदियों ने मिडल ईस्ट का रुख इख्तियार किया और फ़लस्तीन के इलाके में आकर आबाद हुए। इसके पीछे बेसिकली रीज़न यही थी क्योंकि यरूशलेम है वो यहूदियों के लिए भी काफ़ी रिलीजियस अहमियत का हामिल था। इसीलिए थियोडोर ने, जो कि एक जर्नलिस्ट था, वो 1896 में ज़ायोनिज़्म के नाम से एक तहरीक शुरू की जिसका मकसद था कि यहूदियों को रहने के लिए वो अलग वतन चाहिए। ये वो दौर था जब इस सारे एरिए पर ओटोमन अम्पायर यानी कि सल्तनत उस्मानिया का कब्जा था। गोगे 19वीं सदी के आखिर तक काफ़ी सारी यहूदियों की आबादकारी वो मिडल ईस्ट में हो चुकी थी, लेकिन जो रियल कन्फ्लिक्ट है वो वर्ल्ड वार के दौर में शुरू हुआ। जब ब्रिटिश ओटोमन अम्पायर के अगेंस्ट लड़ रहे थे तो उन्होंने यहूदियों के साथ वादा किया कि अगर वो ओटोमन अम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ उनका साथ देते हैं तो वार जीतने पर वो उनको एक अलग वतन देंगे। और साथ में उन्होंने अरब कंट्रीज़ के साथ भी वादा किया कि अगर वो सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ उनका साथ देते हैं तो उन्हें वो ग्रेट अरब कंट्री है जो कि सीरिया से यमन तक वो बनाना चाहते थे उसमें हेल्प करेंगे। इसीलिए उन्होंने दोनों की सपोर्ट हासिल कर ली। लेकिन यहाँ पर एक चाल खेलते हुए उन्होंने फ्रेंच के साथ है वो एक सीक्रेट कमिटमेंट साइन कर ली, जिसके ज़रिए उन्होंने ये कहा कि अगर हम ये जंग जीतते हैं तो इस पूरे मिडल ईस्ट को हम हाफ डिवाइड कर लेंगे। और इसी के साथ उन्होंने जो फ़लस्तीन का इलाका अपना कब्ज़ा है उस पर जारी रखा। वर्ल्ड वार के बाद यहूदियों के लिए और भी कठिन मामला हो गया। जब जर्मनी में हिटलर आया तो इसने बड़े लार्ज स्केल पर यहूदियों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया और बहुत बड़े पैमाने पर वह जिनोसाइड किया गया। लाखों की तादाद में यहूदी मारे गए जिसे वो होलोकास्ट की सूरत में आज भी याद करते हैं। इसी वजह से क्योंकि यूरोप की ज़मीन जब उन पर तंग होने लगी तो बहुत लाखों की तादाद में लोग हैं वो मिडल ईस्ट की जानब हैं, उन्होंने माइग्रेट किया और यहाँ फ़लस्तीन के इलाके में आबादकारी यहूदियों की और भी बढ़ गई, जिस वजह से यहाँ पर यहूदियों के लिए अलग वतन का जो मुतालबा है उसने और भी ज़्यादा ज़ोर पकड़ लिया। 1940 के बाद ब्रिटिश के लिए काफ़ी सारे मसाइल पैदा होने लगे। बर्रे सगीर में मुसलमान और हिंदू अपनी तहरीकें चला रहे थे अपने अलग वतन के लिए, तो वहीं पर मिडल ईस्ट में भी दो बड़ी तहरीकें चलीं, एक इसराइल नेशनल मूवमेंट और दूसरी फ़लस्तीन नेशनल मूवमेंट। दोनों तहरीकों का मकसद यही था कि उन्हें अलग अलग वतन दिया जाए क्योंकि ये बेसिकली ज़मीन तो फ़लस्तीन की थी। तो ये तहरीक का मकसद ये था कि यहूदी यहाँ से चले जाएं और ये सारा इलाका फ़लस्तीन को वो आज़ाद मुमलिकत की सूरत में वापस कर दिया जाए। ब्रिटिश इनके आगे बिल आखिर 1948 में सर झुका दिया और जस्ट लाइक बर्रे सगीर की तरह उन्होंने मिडल ईस्ट से भी जाने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन वो किसी भी तरह का फ़ैसला नहीं करना चाहते थे जिसके ज़रिए से वो कोई एरिया डिवाइड करके देते पैलेस्टीन को और इसराइल को। इसीलिए उन्होंने यूएन असम्बली यानी कि यूनाइटेड नेशन को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि यहाँ पे वो कोई पार्टीशन प्लान बनाएं और इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। इसीलिए जो यूएन है उसने 2 स्टेट सोल्यूशन इसका निकाला और 1947 में एक एरिया डिवाइड करके प्लान बनाया कि जो 55% एरिया है वो यहूदियों को दे दिया जाए और 45% एरिया जो फ़लस्तीन के हिस्से में आए। और जो यरूशलेम है क्योंकि वो तीनों मज़ाहब के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है तो इसको इंटरनेशनल जो है कंट्रोल में रखा जाए। अरब ममालिक और पैलेस्टीनियन लोग हैं वो इस फार्मूले से खुश नहीं थे। इसीलिए 1948 में इसराइल ने बखुशी इस फार्मूले को वो कबूल किया। लेकिन यहाँ पर एक वार छिड़ गई। 5 अरब कंट्रीज़ ने इसराइल के ख़िलाफ़ दावा बोल दिया, लेकिन इसराइल को क्योंकि अमेरिकन सपोर्ट हासिल थी इस वजह से वो इस वार में कामयाब हुआ
और इसने फ़लस्तीन के कुछ और इलाके पर भी कब्ज़ा कर लिया जो यूएन ने पार्टीशन प्लान में फ़लस्तीन को दिया था। इसके बाद 1964 में फ़लस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO मार्ज़ वजूद में आती है, जिसके 3 साल बाद ही एक और जंग छिड़ जाती है। बिलाखिर इसमें भी इसराइल ही कामयाब होता है और इसके ज़रिए जो इलाका फ़लस्तीन को दिया जाता है, जिसमें गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक का इलाका शामिल था, बिलाखिर उस पर भी जो है इसराइल कब्ज़ा कर लेता है। 1970 के बाद PLO यानी कि फ़लस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हालात कुछ साजगार होने लग जाते हैं, क्योंकि 1974 में सबसे पहले जो UN है उसने इसको फ़लस्तीनियन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर तस्लीम किया। स्टार्टिंग में इसको दहशतगर्द तंजीम के तौर पर जाना जाता था, लेकिन बाद में इसको पुरअमन तंजीम के तौर पर ऑफिशियली एक्नॉलेज किया गया। 1979 में इजिप्ट सबसे पहला अरब कंट्री बना जिसने इसराइल को ऑफिशियली वो तस्लीम किया। इसके बाद 1987 में फ़लस्तीनियन लोगों की एक और ऑर्गेनाइजेशन मार्ज़ वजूद में आई जिसे हमास का नाम दिया गया। कुछ कंट्रीज़ इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जानते हैं, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ हैं वो इसकी हमायत में थे कि यही असल में फ्रीडम फाइटर्स हैं फ़लस्तीनियन लोगों के, क्योंकि ये लोग बिला फखर अपनी आज़ादी के लिए ही लड़ रहे थे। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस हैं, इसराइल है और इसके अलावा अमेरिका और जर्मनी और इस तरह के कुछ ऐसे ममालिक थे जो इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सपोर्ट करते थे। लेकिन चाइना, तुर्की, इजिप्ट और कुछ ऐसे ममालिक भी थे जो इनको फ्रीडम फाइटर कहते थे। इसराइल है जो फ़लस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO को ही फ़लस्तीनियन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव मानता था और इन्हें ही फ्रीडम फाइटर कहता था। इसलिए 1992 में सबसे पहले है वो इसराइल ने PLO को वो ऑफिशियली तस्लीम किया और PLO ने भी इसराइल को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया। ये वो वक्त था जब ये दोनों मुल्क एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। 1993 में इन दोनों ममालिक के दरमियान पीस टॉक होते हैं और इसके नतीजे के तौर पर सबसे पहली है जो फ़लस्तीन में वो गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश की जाती है, जिसे पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी का नाम दिया जाता है। इस पीस टॉक के नतीजे में जो वेस्ट बैंक है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, A, B और C। A एक ऐसा एरिया था जहां पर फ़लस्तीनियन लोगों का वो कब्ज़ा होगा और जो B था वो दोनों तौर पर शेयर किए जाएंगे और जो C एरिया था उसको इसराइल अपने पास अपने कंट्रोल में रखता है। इसके बाद दोनों ममालिक में कन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट होना शुरू होते हैं जब इसराइल में कुछ लोग अपने प्राइम मिनिस्टर को कंडेम करते हैं, वो इतना क्यों क्लोज हो रहे हैं फ़लस्तीनियन लोगों के साथ। और फ़लस्तीन में भी ये तहरीकें जन्म लेने लग जाती हैं कि जो PLO वो कुछ ज़्यादा ही रिलीफ दिखा रही है। ख़ासकर हमास इस अलम को बुलंद करते हैं कि वो इसराइल को बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करेंगे, उन्हें उनका वतन छोड़ना चाहिए। 1995 में जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर है उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, जिसके बाद फ़लस्तीन और इसराइल की कशीदगी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में जो हमास के लोग हैं वो पहले इलेक्शन में तो बाइकाट करते हैं, लेकिन 2006 में जो इलेक्शन होता है उसमें भरपूर हिस्सा लेते हैं और वो इलेक्शन जीत जाते हैं, जिसके नतीजे में जो फ़लस्तीनियन लोगों के 2 इलाके थे, वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप पर हमास का कंट्रोल हो जाता है, जबकि वेस्ट बैंक के जो कुछ इलाके हैं वहाँ PLO अपनी हुकूमत बनाती है। लेकिन इन दोनों तंजीमों के माबैन जो कन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता ही जाता है, जिसके नतीजे में 2009 में से एक सिविल वार छिड़ जाती है और फ़लस्तीनियन लोग आपस में ही बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आज तक भी जारी है। हमास के लोग हैं वो अपनी फ्रीडम के लिए आज भी लड़ रहे हैं, जबकि PLO है वो थोड़ी सी नरमी इख्तियार करती है और उस तरीके से सपोर्ट नहीं करती है हमास को इसराइल के ख़िलाफ़। आज जो लड़ाई जारी है वो भी इसी का ही एक नुक्ता है कि हमास ने अपनी फ्रीडम की खातर ही इसराइल पर अटैक किया था, जिसके नतीजे में जो जेनोसाइड है वो इसराइल की जानब से देखा गया फ़लस्तीनियन लोगों का। कुछ लोगों के ख्याल में 2 स्टेट सलूशन इस चीज़ का बेस्ट सलूशन है, लेकिन यहाँ पर एक बात है वो क्लियर कट समझने वाली ये है कि जो एक्चुअल एरिया है वो तो फ़लस्तीन का ही है। जितनी भी आबादकारी हुई या कॉलोनाइजेशन हुई वो यहूदियों की हुई थी, लेकिन उसको वो वहाँ से छीन कर अगर वो अपने कब्ज़े में लेकर अलग वतन बनाते हैं तो इससे ये ज़मीन उनकी नहीं हो जाती। बेसिकली ये अरब की ज़मीन है और उसी की रहेगी, जिसको UN भी तस्लीम करती है। और आज
कल ये फैसला हो चुका है कि जो इसराइल है उसको टेररिस्ट कंट्री के तौर पर फैसला आलमी अदालत दे चुकी है। आज सूरत हाल ये है कि फ़लस्तीनी लोगों को अपनी ही ज़मीन पर एक कैदी की सूरत हाल का सामना है और उन पर ग़िज़ाई किल्लत का भी सामना है, जिसको किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं किया जा सकता। चाहे कोई यूएन असम्बली हो, चाहे कोई यूरोपियन कंट्री हो, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो इसराइल को हमेशा से ही सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन फ़लस्तीनी लोगों को ऐसी सपोर्ट 1967 की वार के बाद बिल्कुल भी नहीं मिली, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो है फ़लस्तीन की डिस्ट्रक्शन हो चुकी है।